नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास अत्यधिक इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कि जो विश्व के महाद्वीप है उन महाद्वीपों की आज हम बात करेंगे। और विश्व के जो 7 महाद्वीप है उन 7 महाद्वीपों पर मैं लगातार वीडियो क्लास डालता रहूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए नोट्स या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए दी बेस्ट साबित होगा। तो मैं पहले बात करना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उस एशिया महाद्वीप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं महाद्वीपों की टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया महाद्वीप होता है। एशिया। और दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर अपना आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है उत्तरी अमेरिका, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर अपना आएगा दक्षिण अमेरिका और पांचवें नंबर पर आएगा अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो, और छठे नंबर पर आता है यूरोप और सातवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बात की। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भी बात करें तो एशिया। फर्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा? एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, जो अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका आता है। लेकिन यहाँ जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो तीसरे नंबर पर आएगा यूरोप। तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे नंबर पर आएगा अपना दक्षिण अमेरिका, और जो पांचवा नंबर है वहाँ पर आएगा दक्षिण अमेरिका, और छठे नंबर पर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां जो एंड है अंटार्कटिका, यानी कि जहाँ पर जनशून्य बिल्कुल कम है तो वो कौन सा है? अंटार्कटिका। जनशून्य जिसको कहा जाता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे आज हम। पहला जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से है एशिया। तो एशिया महाद्वीप जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये जो मैप देख रहे हो वो किसका है? एशिया महाद्वीप का है। आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में ही बातें करेंगे। चलिए बात करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा है? एशिया। और जनसंख्या की दृष्टि से भी बात करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अब इसके संपूर्ण भूभाग की बात करें तो क्षेत्रफल की भूभाग की बात करें तो 29% क्या है? भूभाग है इसका। संपूर्ण भूभाग की हम बात करें, संपूर्ण भूभाग कितना है? तो संपूर्ण भूभाग है 29%। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? 60%। तो ये भी ध्यान में रखना, जनसंख्या कितनी? 60%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे नहीं, संपूर्ण भूभाग कितना परसेंट है? 29.5%। तो ये ध्यान में रखना, 29 यानी 29.5% क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका संपूर्ण भाग है, और जनसंख्या की दृष्टि से 60% यहाँ निवास करते हैं। अब एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की बात करें तो जो शब्द है वो लाया गया था हिब्रू भाषा से। एशिया शब्द यहाँ लिखता हूँ मैं। एशिया शब्द की बात करें तो यह शब्द आया था, शब्द हिब्रू भाषा का, हिब्रू भाषा का शब्द है। और हिब्रू भाषा के शब्द से एक शब्द लिया गया आंसू। इस हिब्रू भाषा के एक शब्द कौन सा है? आंसू। और इस आंसू का अर्थ क्या होता है? आंसू का अर्थ होता है, अर्थ हम बात करें तो अर्थ होता है जो पूर्व में उदित सूर्य, पूर्व में उदित होता सूर्य, पूर्व में उदित होता सूर्य, इसका अर्थ है किसका? आंसू शब्द का। और यह शब्द किससे लिया गया है? हिब्रू भाषा से। कौन सा शब्द? एशिया शब्द कहाँ से लिया गया है? हिब्रू भाषा से। इसका जो भाषा का शब्द है आंसू, उस आंसू शब्द का अर्थ होता है पूर्व में उदित होता सूर्य। तो एशिया का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ निकलता है कि पूर्व से उदित होता सूर्य। तो आपको ध्यान में रखना, पूर्व से उदित होता सूर्य कौन से शब्द का अर्थ है? तो कौन से शब्द का अर्थ है? एशिया का। एशिया कहा जाता है। कौन से शब्द का अर्थ है? आंसू का। और आंसू शब्द कहाँ से लिया गया? हिब्रू भाषा का शब्द है आंसू। चलिए यहाँ तक हमने बात की। यहाँ जो नदियाँ है, या हम ये कहें कि यहाँ की जो कि नदियों को मानव सभ्यता और संस्कृति का पालना भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि यहाँ लिखे अपन मानव सभ्यता और संस्कृति ये कहलाती है यहाँ की संस्कृति का पालना। तो ये ध्यान में रखना है, मानव सभ्यता और संस्कृति का क्या कहलाता है? ये पालना कहलाता है। कौन कहलाता है? एशिया महाद्वीप। चलिए आगे हम बात करें मानव सभ्यता के साथ साथ यहाँ संस्कृति का पालना किसको कहा गया? एशिया को। लेकिन यहाँ सभी धर्मों की आद्य भूमि भी है, सभी धर्मों की आद्य भूमि। आद्य भूमि भी किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। और आद्य भूमि के साथ साथ इसको जन्म भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्म भूमि भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना, कभी कभार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सभी धर्मों की आद्य भूमि किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और
जन्मभूमि भी किसे कहा गया है, एशिया महाद्वीप को। तो आगे हम बात करें इसके अलावा यानी कि यहाँ की जो विषमता है, यानी कि जैसे हम बात करें कि भारत देश में क्या विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, वैसे ही एशिया महाद्वीप में विभिन्नताओं की भरपूर मात्रा है। तो विषमताओं का महादेश भी किसे कहा जाता है, एशिया को। ये ध्यान में रखना, विषमताओं का महादेश, विषमताओं का महादेश। अब विषमताओं का महादेश भी किसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखना किसे कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को। चलिए यहाँ तक हमने बात की कि एशिया महाद्वीप यानी कि विषमताओं का महादेश कहलाता है, जन्मभूमि कहलाता है, आद्य भूमि भी इसी को कहा जाता है। यहाँ की जो नदियाँ है वो मानव सभ्यता और संस्कृति का पालना कही जाती है। पूर्व में उदित होता सूर्य, आंसू शब्द का अर्थ है, और आंसू लिया गया हिब्रू भाषा का, और हिब्रू भाषा शब्द जो बना है वो किसके लिए बना है, एशिया के लिए। यहाँ हम बात करें, अब जो आप ये मैप देख रहे हो यहाँ एशिया महाद्वीप का, तो यहाँ हम बात करें, देखिए ये जो क्षेत्र है ये काला सागर है। ये कौन सा सागर है, काला सागर है। और इधर हम बात करें तो भूमध्य सागर, यानी कि एशिया, यूरोपीय तुर्की और जो एशियाई तुर्की है उसको विभाजित करने का काम कौन करता है, काला सागर और भूमध्य सागर। काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक जल संधि है, वो संधि कहलाती है मारमार संधि। मारमारा जल संधि कौन सी कहलाती है, यानी कि इस काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नदी होती है वो नदी कौन सी कहलाती है, संधि कहलाई मारमारा जल संधि, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो ध्यान में रखना, दोनों को जोड़ने का, काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करती है, तो कौन करती है, मारमारा जल संधि करती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे यानी यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को, यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की, एशियाई तुर्की को विभाजित करने का काम कौन करता है, मारमारा जल संधि करती है। अब बात करें कि भूमध्य सागर और इस लाल सागर को जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है, तो स्वेज नहर करती है, जो अफ्रीका का देश है, अफ्रीका के शहर में। यानी कि स्वेज नहर का काम क्या है, इस भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कर रही है। और इधर काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन कर रही है, मारमारा जल संधि। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मारमारा संधि है वो तो किसको जोड़ती है, यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को विभाजित करने वाली दो, यानी कि एक तो है काला सागर और भूमध्य सागर, इनको अलग करती है। जबकि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन कर रही है, स्वेज नहर कर रही है। अब इस काला सागर को दूसरा नाम भी दे रखा है, सेकंड नाम क्या दे रखा है, श्याम सागर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से को, काला सागर को। ध्यान में रखना, काला सागर का कभी कभार नाम पूछ लिया जाता है कि श्याम सागर किसे कहा गया है, या श्याम सागर को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये ध्यान में रखना, मारमारा जल संधि करती है, जो भूमध्य सागर और काला सागर या श्याम सागर को जोड़ने का काम कर रही है। अब बात करें कि विश्व की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसको माना गया, कैस्पियन सागर झील को। और हम बात करें कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इसको ही माना गया। तो दोनों चीज याद में रखना, यानी कि खारे पानी की झील भी यही है, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कौन सी है, कैस्पियन सागर। और खारे पानी की झील भी पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कभी कभार कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। अब एक चीज़ हमारे से छूट रही है कि खारे पानी की झील की तो हमने बात की, लेकिन मीठे पानी की झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। यानी कि खारे पानी की तो कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर झील, जबकि मीठे पानी की झील विश्व में सबसे बड़ी कौन सी है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है। और इसके अलावा हम बात करेंगे, यानी कि ये दोनों की बात करें कि जो कैस्पियन सागर झील है, या ये कहे कि कैस्पियन जो सागर झील है और जो काला सागर है, इसको विभाजित करने हैं। यानी कि एक तो ये कहे कि विश्व की जो यानी कि यूरोप और एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया को विभाजित करने का काम भी यही करता है कैस्पियन सागर झील। तो ध्यान में रखना, यूरोप और एशिया को, यूरोप और एशिया को विभाजित करने का काम या अलग करने का काम भी कौन करता है, कैस्पियन सागर झील। ये ध्यान में रखना, यूरोप और एशिया को विभाजित करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ कैस्पियन सागर झील कर रही है। अब बात करें कि जो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील की हम बात करें कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो बैकाल झील है। गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी, यानी कि अंदर तक गहरी झील। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। कौन सी है, बैकाल झील है, बैकाल झील। और इस झील से एक नदी निकलती है, नदी कौन सी निकलती है, लीना नदी निकलती है। तो ध्यान में रखना, बैकाल झील से एक नदी निकलती है, वो कौन सी नदी निकलती है, लीना नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैकाल झील से। और ये सबसे गहरी झील भी कौन सी मानी है, बैकाल झील। तो ध्यान में रखना, बैकाल झील सबसे गहरी, और इससे एक नदी निकलती है, वो कौन सी निकलती है, लीना नदी निकलती है। अब बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ऊंचा पर्वत की बात आ जाए तो ये अपना इंडिया, ये क्या है, इंडिया।
और इस इंडिया के ऊपर ये क्या है अपना हिमालय पर्वत, ये ध्यान में रखना, ये क्या पड़ता है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत है। और यदि चोटी की बात है कि सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो ये भी यही है हिमालय पर्वत की जो सबसे बड़ी चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अब वर्तमान में इसमें कुछ चेंजिंग हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि इसमें वर्तमान में चेंज हुआ है। क्या हुआ है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतने दिन तक हम पढ़ते आ रहे थे कि 8,848 किलोमीटर है, 8,848 यही पढ़ा है हमने। और अब वर्तमान की बात करें तो 8,850 मीटर हो चुकी है। तो ध्यान में रखना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 है, जबकि 8,848 पहले थी। वर्तमान में कितनी, 8,850। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में 8,850 है। अब इसके माउंट एवरेस्ट या ये कहे कि माउंट हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है, तो नवीन वलित पर्वत भी इसी कहते हैं। इसी हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है, नवीन वलित प्रदेश पर्वत, सॉरी नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना नवीन वलित पर्वत कौन सा कहलाता है, तो हिमालय पर्वत कहलाता है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि नवीन पर्वत है या नवीन वलित पर्वत किसे कहते हैं, तो कौन सा है, हिमालय पर्वत है। और माउंट एवरेस्ट जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत। चलिए आगे है विश्व का निम्नतम बिंदु, जो निम्नतम बिंदु होता है वो कौन सा है, डेड सी। निम्नतम बिंदु विश्व का सबसे निम्नतम, याद में रखना विश्व का निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु कौन सा कहलाता है, तो डेड सी कहलाता है, डेड सी। ध्यान में रखना डेड सी निम्नतम बिंदु है किसका, पूरे विश्व में निम्नतम है। समुद्र तल से ऊंचाई की यानी कि हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई पर, तो निम्नतम बिंदु कौन सा है, डेड सी है, जो कितना है 397 मीटर है, 397 मीटर है। अब कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मेरियाना का कितना है, तो मेरियाना का कितना है 11,034, मेरियाना का कितना है 11,034 मीटर। तो ध्यान में रखना मेरियाना का 11,034, ये एशिया की बात है। आगे हम बात करें कि जो महाद्वीप है, उन महाद्वीपों का जो समुद्र तल से निम्नतम बिंदु कौन सा है, समुद्र तल से निम्नतम बिंदु यानी महाद्वीप को, ये जो सारे महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें बात करें तो महाद्वीपों का समुद्र तल यानी समुद्र तल से निम्नतम बिंदु कौन सा माना गया, तो मर्त सागर माना गया। ये मर्त सागर है लाल सागर के जस्ट ऊपर, ये रहा, ये कहलाता है कौन सा, मर्त सागर। तो ध्यान में रखना मर्त सागर कौन सा कहलाता है, लाल सागर के जस्ट ऊपर वाला भाग, ये यूरोपीय जो काला सागर है उसके पास में कौन सा सागर पड़ता है, मर्त सागर पड़ता है। और ये मर्त सागर क्या है, समुद्र तल से निम्नतम बिंदु पर है। महाद्वीपों का जो समुद्र तल होता है उसके निम्नतम बिंदु पर कौन सा है, मर्त सागर, निम्नतम बिंदु समुद्र तल से, कहाँ से, समुद्र तल से। तो ये भी ध्यान में रखना समुद्र तल से ये निम्नतम बिंदु पर है महाद्वीपों में। मर्त सागर की बात होगी। अब बात करें कि एशिया का जो मरुस्थल है, एशिया में टोटल मरुस्थल कितने हैं, 4 है। एशिया में मरुस्थल की बात करें तो कितने हैं, 4। एशिया में मरुस्थल की बात करें 4, एशिया में मरुस्थल है कितने हैं, 4। ध्यान में रखना 4 मरुस्थल किसमें है, एशिया महाद्वीप में टोटल 4 मरुस्थल है। पहला मरुस्थल आता है अरब मरुस्थल, पहला मरुस्थल कौन सा आता है, अरब मरुस्थल। दूसरा आता है थारका मरुस्थल, दूसरा कौन सा आता है, थारका मरुस्थल। अब थारका मरुस्थल यानी कि सबसे गर्म मरुस्थल भी, विश्व में सबसे गर्म मरुस्थल की बात आ जाए कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो यही है थारका मरुस्थल। ध्यान में रखना विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल भी किसको माना गया है, थारका मरुस्थल को। तीसरा आता है माकन मरुस्थल। तीसरा जो मरुस्थल है यानी कि जो टकला माकन का मरुस्थल है, वो टकला माकन का मरुस्थल कहाँ पर है, चीन में है, जो तीसरा है। ध्यान में रखना, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, मकला मरुस्थल ये कहाँ पर है, चीन में। एक और आता है गोबी का मरुस्थल। चौथा कौन सा आता है, गोबी का मरुस्थल, यहाँ लिख देता हूँ, चौथा आता है गोबी का मरुस्थल। तो 4 मरुस्थल है और ये पड़ता है साइबेरिया में, साइबेरिया। देखो 4 मरुस्थल कौन सी है विश्व का, एशिया में 4 मरुस्थल कौन कौन से है, अरब मरुस्थल है, थारका मरुस्थल जो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है, और टाकन मकला का जो मरुस्थल है वो है चीन में, और एक अपना आता है गोबी मरुस्थल साइबेरिया। यानी कि टोटल कितने हैं मरुस्थल, भी 4, जो कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में। इस टोटल पूरे एशिया महाद्वीप में 4 ही मरुस्थल है, जो 4 मरुस्थल, अरब का मरुस्थल,
थार का मरुस्थल, टाक्कन मलाका और गोबी का मरुस्थल, यानी 4 मरुस्थल। अब टकलामाकन का मरुस्थल है वो चीन में है, और गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, साइबेरिया में है। और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल किसको माना गया, तो थार का मरुस्थल है जो रेगिस्तान में है। आगे हम बात करें एशिया का गर्म स्थान, सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा है पूरे एशिया क्षेत्र में, तो पूरे एशिया क्षेत्र की बात करें तो ये इंडिया, और इंडिया के पास में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वाला भाग है, ये पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है जेकोकाबाद, जेकोकाबाद, और इसमें 57 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। कितना डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, 57 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है जेकोकाबाद में। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो ध्यान में रखना जेकोकाबाद कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में एक क्षेत्र है जेकोकाबाद, और उसमें कितना डिग्री सेल्सियस है, 57 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे गर्म स्थान है। अब गर्म की बात कर लिया, अब सबसे ठंडा स्थान कौन सा है इस एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा स्थान है बर्कियास, ये यहाँ पड़ता है बेटा, यहाँ दोस्तों यहाँ पड़ता है बरखोयासक। ये कितना डिग्री, -69 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रहता है। कहाँ पर, बरखोयासक में। कितने डिग्री, 69 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर बना रहता है। तो सबसे ठंडा स्थान ये कहलाता है, सबसे ठंडा और सबसे गर्म जो पाकिस्तान में जेकोकाबाद है, ये गर्म कहलाता है। तो ध्यान में रखना दोनों चीज़, गर्म तो कौन सा जेकोकाबाद, और ठंडा कौन सा बरखोयासक, जो कितना है 69 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है माइनस में, तो वो है बरखोयासक। एशिया महाद्वीप की और बात करें तो जैसे 57 डिग्री सेल्सियस तापमान तो पाकिस्तान में हो गया, और सबसे ठंडा स्थान की बात है 68 डिग्री सेल्सियस, 69 डिग्री 68 डिग्री मिलता है, कभी कभार 68 भी मिल जाता है। तो ध्यान में रखना 68 डिग्री सेल्सियस या 69 डिग्री सेल्सियस, तो कंफ्यूज मत होना 68 और 69। तो यहाँ का तापमान बढ़ता रहता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस में इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है 68 या 69 के समथिंग है। तो दोनों में कोई भी एक ऑप्शन में आता है तो आप कर देना। यदि दोनों में से यदि दोनों ही आए तो फिर आपको 69% डिग्री सेल्सियस तापमान करना है यहाँ का। और यहाँ एशियाई का जो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है साइबेरिया, ये रूस का, या ये कहे कि एशियाई रूस किसे कहते हैं, तो वो साइबेरिया को कहा जाता है। एशियाई रूस किसे कहा जाता है, साइबेरिया को कहा जाता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसके आगे का जो पार्ट हो रहा है एशिया महाद्वीप का, वो मैं करवाऊँ, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। चलिए हमने बात कर ली थी कि एशिया महाद्वीप, जो एशिया रूस है वो है साइबेरियन। एशियाई रूस किसको कहा गया, साइबेरियन रूस को कहा गया। अब आगे बात करते हैं कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो पठार माना जाता है वो पामीर का पठार है। तो ध्यान में रखना दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा मानते हैं, पामीर का पठार है, और इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना दुनिया की छत भी किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को। दुनिया की छत है, दुनिया की छत भी किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को कहा जाता है। दूसरा जो पठार आता है अपना तिब्बत का पठार, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो आ जाएगा तिब्बत का। यानी कि ये तो क्या आ गया दुनिया में, ये तो दुनिया की बात आ गई, और ये है विश्व में। यानी कि विश्व की बात करते हैं, विश्व में सबसे जो बड़ा है वो कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार है। और इसे एशिया की सबसे एक लंबी नदी निकलती है, वो नदी कौन सी निकलती है, यांगटीसी नदी निकलती है। यांगटीसी नदी कौन से पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। ध्यान में रखना दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी नदी है, जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। अब आगे हम बात करेंगे जैसे पाकिस्तान जो यानी कि भारत के जो ये नज़दीक वाला भाग है ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है, नहरों का देश कहा जाता है। और इधर भारत में ये बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है नदियों का देश। तो ध्यान में रखना नदियों का देश तो कहलाता है, नदियों का देश तो कहलाता है बांग्लादेश। जो 1971 में क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, यानी कि पाकिस्तान का ही भाग था। पूरी पाकिस्तान कौन सा था, बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है वो, तो पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में विवाद हुए, और इस विवाद के कारण भारत की सहायता से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में, 1971 में। और इसी बांग्लादेश को क्या कहा जाता है, नदियों का देश कहा जाता है। और नहरों का देश किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना। अब जो यांगटीसी नदी निकलती है इसका एक दूसरा नाम और है, जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये नाम किस सी नदी का, तो चांगजांग नदी, चांगजांग नदी कौन सी है, तो यांगटीसी नदी है। तो ध्यान में रखना यांगटीसी नदी को दूसरा ही नाम क्या है, चांगजांग नदी, या सेकेंड नाम कौन सा है, तो चांग। अब यहाँ जो पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान लहरें हैं, या ये कहे कि जो इसमें एक स्वात घाटी है, पाकिस्तान में स्वात घाटी है, और उस स्वात घाटी को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। तो पाकिस्तान में स्वात घाटी को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ग कहा जाता है। किसका, पाकिस्तान का। तो ध्यान में रखना पाकिस्तान का स्वर्ग किसको कहा जाता है, स्वात घाटी को कहा जाता है। और भी हम बात करें जैसे पामीर का पठार, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन ये क्या है, एक रेलवे स्टेशन है, यानी कि 9560 किलोमीटर, 9560 1950 60 यानी कि 99
9,560 किलोमीटर का ये क्या है, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन बना हुआ है। और ये कितने रेलवे स्टेशन इस पर आते हैं, तो ये टोटल रेलवे स्टेशन कितने हैं, 97, 97 रेलवे स्टेशन इस पर है, किस पर, डिबेट पर, यानी कि लेनिनग्राड जो रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग की बात है तो वो कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन, इसको कहा जाता है साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। और ट्रांस साइबेरियन अब किसके अधिकार, यानी कि रेलवे अब अधिकार हो चुका है रूस का, यानी कि इस पर किसका अधिकार है, तो रूस का अधिकार है, ध्यान में रखना, किसका अधिकार है, रूस का अधिकार है, किस पर, ट्रांस साइबेरियन। और ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन। अब ये किस किस को जोड़ता है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को, जो एशियाई क्षेत्र में पड़ता है, व्लादिवास्तोक, इसको जोड़ने का काम करता है, यानी कि किस किस को जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवास्तोक से, यानी कि एशियाई क्षेत्र में पड़ता है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, ये ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे मार्ग है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा रेल मार्ग यही है, ट्रांस साइबेरियन, जो क्या करता है, व्लादिवास्तोक को और सेंट पीटर्सबर्ग को दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब बात करें कि जो एशिया महाद्वीप है, इसी एशिया महाद्वीप की और भी बात करें तो जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी कि जो ये है कजाकिस्तान और इसके नीचे जस्ट ये क्या है, उज्बेकिस्तान। अब इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है अरब सागर का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरब सागर है। और इस अरब सागर किस किस के बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आज हम वर्तमान की बात करें तो अरब सागर सूख चुका है, तो ध्यान में रखना, अरब सागर वर्तमान में क्या हो गया, सूख गया है वर्तमान में। इसके साथ साथ और बात करें तो यानी कि एशिया का स्थलबद्ध देश कौन कौन से है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये अपना हो जाएगा नेपाल। स्थलबद्ध देश, एशिया के स्थलबद्ध देश कौन से हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 3 नाम दे देते हैं, एक अलग से दे दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना, स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं, तो एक तो है कजाकिस्तान, दूसरा आ जाएगा उज्बेकिस्तान, तीसरा आ जाएगा अफगानिस्तान, चौथा आ जाएगा लाओस, पांचवा आ जाएगा नेपाल और एक छठा आ जाएगा भूटान। ये 6 ऐसे देश है जो एशिया में क्या है, स्थलबद्ध देश है, तो ध्यान में रखना, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस और एक आता है उज्बेकिस्तान, यानी टोटल कितने देश हुए, 6। आगे हम बात करें जापान जो शहर है, जापान द्वीपों का शहर है, द्वीप समूह है जापान में, तो जापान द्वीप समूह है। और इसका प्रमुख द्वीप कौन सा है, प्रमुख द्वीप तो ये है होन्शु, ये कौन सा है, होन्शु। तो ध्यान में रखना, जापान में जो द्वीप है वो द्वीप कौन सा है, होन्शु, जो सबसे प्रमुख माना जाता है जापान का। और जापान को द्वीपों का समूह भी कहते हैं, जापान को क्या कहा जाता है, द्वीपों का समूह भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखना, द्वीपों का समूह किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। और जापान का प्रमुख द्वीप कौन सा है, होन्शु। तो अब एशिया महाद्वीप में, यानी कि पूरे एशिया महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि पूरे एशिया महाद्वीप में क्या है, उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, उन घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपिज। क्या कहा जाता है, स्टेपिज, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इन मैदानों को क्या कहा जाता है, तो मैदानों को कहा जाता है स्टेपिज। स्टेपिज किसको कहा जाता है, एशिया में जो घास के मैदान है, उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, स्टेपिज कहा जाता है। और ये भी लिख लीजिए आप, सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन है। और इस पर अधिकार किसका है, अधिकार है रूस का, किसका है, रूस का। किसको जोड़ने का काम करता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है, जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, व्लादिवास्तोक, इसको जोड़ने का काम करता है। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, चलिए, एशिया महाद्वीप यानी सबसे बड़ा रेल मार्ग, कितनी लंबाई है, 9,560 किलोमीटर, 9,560 किलोमीटर किसकी लंबाई है, इसी
ट्रांस साइबेरियन की है। कितने रेलवे स्टेशन इस पर बने हुए हैं? 97 रेलवे स्टेशन इस पर बने हुए हैं, रेलवे स्टेशन है। तो दोनों चीज़ ध्यान में रखना। सबसे बड़ा और सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। और इस पर अधिकार किसका है? रूस का। ये किसको जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग को। और एशिया क्षेत्र में जो व्लादिवोस्तोक पड़ता है उसको जोड़ने का काम करता है। अब आता है एशिया के, इसमें एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में टोटल 3 प्रायद्वीप पड़ते हैं। तो अरब प्रायद्वीप की बात करें, यानी कि पहला जो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, और ये अरब प्रायद्वीप सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। सबसे लंबा सबसे बड़ा कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। दूसरा आता है भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। दूसरा कौन सा है? भारतीय। और तीसरा, यानी कि दो तो है, एक तो प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप, एक अरब प्रायद्वीप, एक आता है इंडोचीन प्रायद्वीप। इंडोचीन, इंडोनेशिया और चीन में। ये कौन सा प्रायद्वीप? तीसरा प्रायद्वीप। यानी कि 3 प्रायद्वीप है एशिया महाद्वीप में। अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और इंडोचीन प्रायद्वीप। ये 3 प्रायद्वीप पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप की बात आ जाएगी। एशिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप एशिया का, किसका? एशिया का। वो कौन सा है? बोर्निया। कौन सा है? बोर्निया। तो ध्यान में रखना, बोर्निया है। और ये तीसरा, पूरे विश्व की बात करें तो ये तीसरा द्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया है। वो कहाँ है? एशिया में। चलिए, आज हमने बात की है एशिया महाद्वीप की। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। ऐसे में और वीडियो जो आगे दूसरा हमारा जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।